नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। नकल माफिया हमारे सिस्टम पर किस तरीके से हावी हैं, इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब लेखपाल की परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। जी हां, यूपी में जिस तरीके से लेखपाल की भर्ती की परीक्षा थी और उस आयोजन के दौरान किस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई, एक जो माफिया है, जो रैकेट चल रहा है, वो किस तरीके से सक्रिय नजर आया, इसकी भी वानगी देखी। तो मोटी रकम लेकर के सॉल्वर बैठाने, ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने और परीक्षा केंद्रों की शुचिता भंग करने के आरोप में फिलहाल 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें पेपर सॉल्वर गैंग लीडर और अभ्यर्थी शामिल हैं। इन्हें यूपी एसटीएफ ने फिलहाल गिरफ्तार किया। अब सवाल यही उठता है कि आखिर पेपर लीक के पीछे ये किसकी साजिश है, इसका सरगना कौन है, क्यों बार बार भर्ती परीक्षाओं के आखिर पेपर लीक हो रहे हैं, और जो तकनीक है वो तकनीक कहीं ना कहीं इस सिस्टम पर भारी पड़ती नजर आ रही है। फुल प्रूफ प्लान किया जाता है तैयार, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिस्टम में जो लूप होल्स हैं वो कहां पर हैं। तो शिकंजे में सॉल्वर गैंग, शहर शहर नकलचियों की धरपकड़ भी जारी है। लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक स्कैंडल मामला और शिकंजे में सॉल्वर गैंग। तो लेखपाल परीक्षा के आखिर गुनहगार कौन है, सॉल्वर गैंग का सरगना कौन है, क्यों नहीं थम रहा पेपर लीक मामला। इस बीच विपक्ष ने भी निशाना साफ तौर पर साधा है कि बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जब लापरवाही पूरी तरीके से सरकार की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जब हम हाईटेक तकनीक की बात करते हैं और उसके बावजूद ये तकनीक कहीं ना कहीं फुल प्रूफ प्लान पे एक भारी पड़ती नजर आ रही है। कुछ आज ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। तो सेंधमारी का असली गुनहगार आखिर कौन है? तो डिवाइस लगाकर नकल कराने जाने की जो तस्वीरें सामने आई, ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव का ट्वीट भी आया कि युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक किस तरीके से हैं जो वो दर दर भटक रहे हैं और जो पूंजीपतियों की ये सरकार। इस बीच निशाना भी साधा गया। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कानपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एसटीएफ ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारियां का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। तो अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और एसटीएफ की जगह धरपकड़ लगातार जारी है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? तो शहर शहर नकलचियों की धरपकड़ जारी है। ब्लूटूथ और गले में किस तरीके से माइक और ये तमाम सारी चीजें, एक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ता नजर आया। और सेंधमारी का असली गुनहगार कौन है, कुछ ऐसे ही सवालों के आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज एक खास पैनल हमने बुलाया, इसीलिए जल्दी से बिना कुछ देर के हुए अपने दर्शकों से आए हुए मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सबसे खास मेहमान है आज डॉक्टर जेपी मिश्रा जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के संरक्षक हैं। जेपी मिश्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और खास मेहमान मोहित बजाज जी भी हमारे साथ जुड़े, एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर। मोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। मैं सबसे पहले डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, आज मैं आपसे इस सवाल का जरा जवाब चाहूंगा, क्योंकि जब परीक्षा लीक मामला, कोई बहुत नया मामलों को लेकर के हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम सिस्टम की बात करते हैं, फुल प्रूफ सिस्टम की बात करते हैं, और आज हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि इस सरकार में सारे पेपर लीक आउट हो रहे हैं, ये सब सवाल उठे, इसीलिए मैंने आज कोई राजनीतिक पैनल नहीं बुलाया। कुल मिलाकर के जो परीक्षा की जो शुचिता है वो कहीं ना कहीं सीधी सीधी भंग होती नजर आ रही है। जी, जो बात आप कह रहे हैं आलोक जी वो सही है। ये स्वच्छता पे सीधा आक्रमण है, सीधा हमला है कि भाई अगर ऐसी कौन सी ये परीक्षा, ये सरकार आखिर क्यों इस पे नियंत्रण नहीं रख पा रही है। और उनसे पहले एसटीएफ के आईजी, डीआईजी सभी ने ये कहा है कि कहीं कोई लीक नहीं हुआ, पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है। और जो इसका माफिया है, मुखिया है, वो संदीप पटेल जो इलाहाबाद प्रयागराज का है, उसको आखिर ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ों को वो एग्जामिन करके और ये पेपर लीक करा दे रहा है, ये अपने आप में बड़ी समस्या है। और सरकार को इस पे अगर ध्यान अगर समय रहते नहीं सरकार ने दिया तो ये सरकार के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी मुश्किल बन सकती है। आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर जो हैं वो लीक हो रहे हैं, चाहे वो एसआई के हो, चाहे टीचर की हो, चाहे जिसकी भी भर्तियां हो रही हैं, उन सारी भर्तियों में
एग्जामिनर और जो 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 परीक्षार्थी हैं वो बाद में पहुंचते हैं, सॉल्वर वहां पे पहले पहुंच जाते हैं। और आपने देखा कि जिस तरीके से तकनीक को यहाँ पे अपनाया गया है कि ब्लूटूथ के जरिए और उनको क्लासेस में मैसेज किया जा रहा था, उनसे बात करके वो सॉल्व करा, प्रश्नों को उत्तर दिए जा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे सरकार की शुचिता पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भाई आखिर आपकी एक्सपर्ट जो डिजिटल एक्सपर्ट है या साइबर एक्सपर्ट टीम है वो क्या कर रही है, ये कैसे इतने आगे आपसे चले जाते हैं। और पूरा का पूरा पेपर जो है लीक होने की बात कही जा रही है, अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन अगर ये हुआ है कुछ केंद्रों पे, जैसे आपने कहा है कि 10 से 15 जगहों पे इसकी परीक्षा हुई थी और उन सारी जगहों पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियां मिली हैं, कुछ ना कुछ लोग पाए गए हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर विशेष ध्यान देके बिल्कुल विशेष ध्यान देने की जरूरत है। व्यवस्था जो है, व्यवस्था तमाम सारी है, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो ध्वस्त होती नजर आई। जेपी मिश्रा जी, आपने अपने कार्यकाल के दौरान जब आप प्रधानाचार्य खुद रहे, एक बड़े स्कूल के, खुद आपने किस तरीके से कार्यभार संभाला, तो वो जो टाइटनेस थी, जो सख्ती, वो मैंने खुद भी देखी किस तरीके से। तो अब इस पूरे मामले में आपने भी देखा होगा कि जो परीक्षा लीक मामला आया सामने, इसमें आपको क्या लगता है सिस्टम में लूप होल्स कहां पर हैं या चूक कहां पर हुई, लापरवाही किस स्तर पर हुई? देखिए, नकल एक सामाजिक बुराई है जो पिछले 15 से 20 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से पनपी है, और मैं इसके लिए सिस्टम को पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूँ। मेरा मानना है कि एक अभिभावक, हम अगर आज नैतिक शिक्षा की बात करें तो इसे बड़ा हास्यास्पद मान लिया जाता है। जहाँ कहीं भी नैतिक की बात करो, होना चाहिए विद्यालय के बहुत छोटे लेवल से बच्चे को हम नैतिकता का पाठ पढ़ाएं कि वो इस तरीके के कुधंधों में ना फंसे। जब बच्चा नहीं फंसेगा तो अभिभावक भी नहीं फंसेगा। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, परंतु हमारी परीक्षा संस्थाएं हैं, जो यूपीएससी है, यूपीट्रिपलसी है, ये अपने उत्तरदायित्व से भाग रही हैं। वास्तव में आपको आश्चर्य होगा, जो संस्थाएं बनाई गई हैं इसी कार्य के लिए कि पेपर बनाएंगी, परीक्षा कराएंगी, मूल्यांकन कराएंगी, रिजल्ट निकालेंगी, वो परीक्षाएं अपना ठेका दूसरी एजेंसी को दे दे रही हैं। वो एजेंसी छोटी छोटी कंपनियां हैं। आप कंपनी की स्थिति जान सकते हैं क्या है, आप जाइए किसी भी 4 आदमी का नाम लिख करके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एक छोटे से कमरे में 2 कंप्यूटर रख लीजिए, आपकी एजेंसी हो गई। गवर्नमेंट जाइए कैसे मैं एग्जाम कराऊंगा। जब आप मैं कह रहा हूं, जब इतना बड़ा संगठन हमारा बना हुआ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लोक सेवा आयोग है, यूपीट्रिपलसी है, या जो भी परीक्षा करा रही है, वो खुद क्यों नहीं कराती? खुद अपने उत्तरदायित्व से काहे भाग रही है? छोटे सी कंपनी को अपना ठेका दे करके अपना बचाव करती नजर आती। केवल शासन को सोचना चाहिए, वो बचने के लिए ठेका देती किसी को, ताकि गड़बड़ होगा तो वो पकड़े जाएं, हमारी नौकरी पक्की रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप उदाहरण ले सकते हैं यूपीएससी का। यूपीएससी कभी पेपर आउट नहीं हुआ, क्यों? वो खुद करते हैं। तो क्यों नहीं हमारा लोक सेवा आयोग या यूपीट्रिपलसी खुद परीक्षाएं संपादित क्यों नहीं कराता? अच्छा, जब खुद संपादित करा रहा था आज के 5-7 साल पहले, तो पेपर कम आउट हो रहे थे। जब से इन्होंने ये शुरू किया है कि अपना काम दूसरों को दे दिया कि आप कराइए, हमको खाली लिस्ट दे जाइए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। ये बंद होना चाहिए ठेकेदारी प्रथा। जो संस्था जिस मूल उद्देश्य के लिए बनाई गई है उसका वही कार्य है। लोक सेवा आयोग का यही कार्य है, खुद पेपर बनाए, खुद एग्जाम कराए, खुद करे। लेकिन यूपीएससी देखिए हमेशा करता है। यूपीएससी का आईएएस का पेपर, सर, इसकी प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनी रहे, इसको लेकर के संसदीय समिति भी एक बनाई गई जिसको लेकर के, लेकिन कभी उस पर कुछ बातचीत ही नहीं हुई इसके बाद। और आश्चर्य इस बात का है कि एक संस्था आती है, वो अगली बार ब्लैकलिस्ट हो जाती है। अब अगली बार जैसे इस बार पेपर आउट हुआ तो ये संस्था जो करा रही है ब्लैकलिस्ट कर देंगे, कल एक उसी की दूसरी संस्था तैयार हो जाएगी, उसको आदमी वही रहेंगे, नाम बदल जाएगा केवल। ये शासन को पता है, सरकार को पता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, हम टीचर्स का सर शर्म से झुक जाता है नकल के मामले में। जब नकल आती है तो उंगली हमारी तरफ उठती है, लेकिन हम कहीं इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं गारंटेड कर सकता हूं, मेरा अध्यापक इनमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उंगली हम पे ही उठती है क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो सरकार को ये प्रथा तत्काल बंद करके, ये जो ठेका पद्धति है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, जेपी सर ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया, और आज मैं भी चाह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष के बीच आज हमारी एक डिबेट सार्थक हो, क्योंकि आज हमने एक हेल्दी पैनल इन्वाइट किया है अपनी इस कुरुक्षेत्र की डिबेट में। मोहित बजाज जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर से। और जब इस पूरे सिनेरियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से नकल माफिया सक्रिय हैं, और लखनऊ से लेकर के और वाराणसी, मुरादाबाद, प्रयागराज में जो तस्वीरें नजर आई, जो है व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से, खास करके जो तकनीकी सिस्टम है वो सब पे हावी होता नजर आ रहा है। सर, मैं जरा आपसे तकनीकी बिंदुओं को जरा समझना चाहूंगा। जरा देखिए, सर्वप्रथम भारत समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार,
और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो ये नकल माफियाओं का जो सक्रिय गैंग है जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है, इनके लिए अब सरकार को भी अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि समय के अनुसार जो तकनीकी बदलाव है, दरअसल है क्या, इतने ज्यादा तकनीकी बदलाव हो चुके हैं कि एक छोटा सा डिवाइस, मैं अभी आपके चैनल पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी इसी समय दूंगा कि किस प्रकार से नकल माफिया अलर्ट होते हैं और कितना ज्यादा मुश्किल है वहां के प्रधानाचार्यों को या वहां के अध्यापकों को या जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है उसको कितनी ज्यादा कठिनाई होती है, वो कैसे पता लगाए, क्योंकि देखिए उसकी पढ़ाई किसी अन्य क्षेत्र में है, यहां पर आपको साइबर विशेषज्ञों को लगाना ही पड़ेगा जी। और मैं आपको सबसे पहला उदाहरण देने जा रहा हूं जी। मैं चाहूंगा कि मोहित बजाज जी को फुल फ्रेम में दिखाया जाए और आज बताएंगे मोहित बजाज जी की एक छोटी सी डिवाइस किस तरीके से नकल माफियाओं पर किस तरीके से भारी पड़ती नजर आ रही है। जी मोहित जी, आप बताएं कि एक छोटी सी डिवाइस किस तरीके से अपना कमाल दिखा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको उदाहरण स्वरूप दिखाना चाहूंगा कि आप कोई भी व्यक्ति अगर आया है तो अपनी जेब में ये एटीएम लेकर आया और वो एटीएम उसकी जेब में पड़ा हुआ है एज इट इज, ठीक जी जी। अब जब उसकी चेकिंग की जाएगी तो चेकिंग करने के बाद कहा जाएगा, वो देखेंगे, कहेंगे क्या है साहब, एटीएम है, कुछ नहीं है। अब इस एटीएम को आप देखिए, इस एटीएम में कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, हाँ, ठीक, और हमने चेक भी करा दिया, सर देखिए कुछ नहीं है, कुछ दिख रहा है अगर किसी को तो देख लीजिए। लेकिन मैं इस एटीएम पर आपको वो जादुई चीज दिखाने जा रहा हूं जिस जादुई चीज से ये नकल माफिया, उत्तर प्रदेश सरकार और ऐसे सभी बच्चों के साथ भी अन्याय करते दिखाई दे रहे हैं, जो दिन रात चना और भूजा खा खाकर रात भर मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा, मैं कहूंगा कि इसको जूम करके दिखाया जाए, ब्लैक डॉट सा जो दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक डॉट सा जो दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक माइक है। ये देखिए, इसके ऊपर ये बहुत छोटा सा माइक लगा हुआ है इस एटीएम के ऊपर, ये रहा वो माइक। ये माइक जब इस प्रकार से, चाहे आप इसको ऐसे भी रख दीजिए, उसके बावजूद भी इसकी जो वॉइस है वो दूर बैठे हमारे व्यक्ति को सुनाई दे जाएगी। ये रहा वो एटीएम कार्ड का कारनामा, और यही वो इसी प्रकार का एटीएम कार्ड था, उसको थोड़ा सा मोटा बनाया गया था, और ये एटीएम कार्ड बिल्कुल फ्लैट बेड की तरह है, आप देखिए। और ये रहा वो माइक जिससे कि डेटा ट्रांसमिट किया गया। और इसी प्रकार से मैं आपको अब दिखाता हूं कि लोग तो सोच रहे होंगे कि ब्लूटूथ का ये प्रकार का डिवाइस होता है, जिसमें इतना बड़ा, लेकिन अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको फिर भी दिखाई दे जाएगा। देखिए, अगर लगाया तो दिखाई दे रहा है। इस टाइप का डिवाइस का वो इस्तेमाल क्यों करेंगे? वो इस्तेमाल करेंगे, जो डिवाइस है वो इतना छोटा, ये देखिए, ये है ब्लूटूथ, इतना छोटा कि कैमरे पर दिखाई भी नहीं देगा, और इसका जो एंड है वो काले रंग का है जी। ये मेरे कान के अंदर चला जाएगा, और जब कान के अंदर चला जाएगा तो मुझे भी निकालने में इसमें बड़ी दिक्कत आएगी जी। कान के अंदर जाने के बाद ये डिवाइस गया अंदर। अब किसी को कहीं से कहीं तक, मेरे दोनों कानों को देख लीजिए, कहीं से कहीं तक अगर दिखाई दे रहा हो कोई डिवाइस लगा है, चेक करिए जी, डिवाइस अंदर है। ये देखिए, ये रहा डिवाइस जी, ये रहा डिवाइस, ये छोटा सा डिवाइस ब्लूटूथ की तरह, यानी मुझको, ये मेरा हेयरिंग एड है और ये मेरा वॉइस को अंतिम जगह तक या जहां भी मैं चाह रहा हूं वहां तक पहुंचाने के लिए काम आ रहा है। अब आ जाइए कि तकनीकी जो ये चीजें बदलाव हो रही हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि साहब ये तो पर्स है, पर्स की उसकी पूरी आप चेकिंग कर लीजिए, कहीं से कहीं तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस पर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो जहां ये मेरा बार काउंसिल का कार्ड दिखाई दे रहा है, उसी के कोने में यहां लगी हुई एक चिप है जो डेटा को ट्रांसमिट कर रही है। इस प्रकार से हो सकता है कि कोई कहे कि साहब ये तो हमारी चाबी है। हालांकि इस प्रकार की डिजिटल वस्तुओं को अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो होते हैं या जो संबंधित स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी कंसर्न प्लेस पर एग्जाम्स कराए जाते हैं, अब वो इस प्रकार के चाबियों को भी हटा देते हैं। लेकिन चाबी तो हटा दीजिए, इसमें चाबियों का गुच्छा, भाई साहब आपने ये हटा दिया, चाबी के गुच्छों में भी लगा हुआ साउंड कंट्रोलर है जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। अरे हो सकता है आप ये भी हटा दीजिए, सारे डिवाइसेस हटा दीजिए। अब मैं बताता हूं, मैं तो कोट पहनकर आ गया, हो सकता है मेरे कोट में लगा हुआ बटन हो, उस बटन के अंदर सारा सब कुछ सिस्टम हो। तो कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें हैं, ये वही समझ सकता है जिसने उस क्षेत्र में पढ़ाई की हो, ये वही समझ सकता है जो इस क्षेत्र का माहिर हो। कहते हैं ना कि जो जिस क्षेत्र का होता है वही अपने क्षेत्र में चीजों को बता सकता है। तो इसके लिए मैं भी आपको बता दूं कि प्रदेश का मैं एक एडवोकेट हूं, उसके साथ साथ टेक्निकल मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूं। मेरे को पता है, मैंने इसमें अपना जीवन दिया है, तो मुझे पता है किस तरीके से चीजें की जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को अब इस समय इतने ज्यादा समस्या होने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से इस प्रकार के साइबर एक्सपर्ट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए, मैं कह रहा हूं जो लोगों का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है उनको बचाने के लिए अब तकनीकी उपकरणों को बनाना पड़ेगा। चाहे यूपी SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे कोई भी हो,
चाहे आपका केंद्र का, राज्य का, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, उसमें अब ये सारी चीजों को होना बड़ा जरूरी है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं एक उदाहरण भी आपको मोहित जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। जो आपने जो तमाम जो तकनीक बताई और आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया किस तरीके से एक छोटी सी चिप के जरिए किस तरीके से बड़ा कमाल हो रहा है, तो ये तो अगर कहीं जैमर लगा है तो फिर आपका नेटवर्क आएगा ही नहीं वहां पर। जैमर के जरिए दूर किया जा सकता है इस समस्या को। तो फिर देखिए, जैमर के द्वारा आप पर्टिकुलर नेटवर्क को तो वाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने किसी अन्य प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन मोड को इस्तेमाल कर लिया, भाई इसके लिए आपके पास में इंफ्रारेड रेज हैं, उनके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्लूटूथ रेज हैं, उनके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, RFID रेज हैं, उनके थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो रेज के कई सारे प्रकार हैं। ये प्रकार कौन समझेगा? ये प्रकार वही समझेगा जो तकनीकी रूप से साउंड होगा, जो तकनीकी रूप से जिसको पता ही नहीं होगा। एक बेचारा वहां जो टीचर खड़ा है, जिसको हम गुनहगार बता देते हैं, कहते हैं कि साहब इन्होंने देखा नहीं, लेकिन वो बेचारा क्या करेगा? क्योंकि उसने उस क्षेत्र में पढ़ाई नहीं करी है, और अगर करी भी है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, तो भी उनके सामने क्या है? वो एक बच्चे को देखेगा, उसके कपड़े थोड़ी उतरवा देगा, बच्चे को देखेगा, बच्चे के बटन थोड़ी निकाल देगा। बच्चे बटन हटाओ, बच्चा पर्स हटाओ, बच्चा सब कुछ हटाओ। जब बच्चे का पर्स वर्स सब कुछ सारी चीज आपने हटा दी, तो भाई कितनों का कितना सम्मान करेंगे? कैसे एग्जाम कराएंगे? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इकट्ठी हो सकती हैं। जी चलिए मोहित जी, आपने बताया, अब कुछ आपसे और भी मैं जानकारी लूंगा। मैं जेपी मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं कि अभी मोहित जी ने जो चीजें बताई साफ तौर पर, तो अब एक तकनीक कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है, लेकिन जब आप भी परीक्षा केंद्र संचालक रहे हैं, किस तरीके से आपने चीजों को कंट्रोल किया है, वर्तमान समय में किस तरीके से इस तकनीक से बचा जा सकता है? जी देखिए, इसमें तो सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, जो मुझे लग रहा नहीं है। जी अगर होती तो डिवाइसेस, ठीक मोहित जी ने डिवाइसेस बता दी, डिवाइसेस तक की नौबत क्यों आई, इस पर हम विचार कर लें जरा। उसको पेपर कहां से मिला, ये एक बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है जिस पर हमको सोचना पड़ेगा। उसे पेपर परीक्षा प्रारंभ होने से पहले या परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट बाद प्रश्न पत्र बाहर कहां से मिल गया, इस पॉइंट पर खोजना पड़ेगा। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, कम से कम कुछ ऐसे इतने हल्के धाराओं में बंद किया जाता है इनको कि 2 महीने बाद छूट के फिर आ जाते हैं, फिर वही धंधा शुरू कर देते हैं। तो सरकार को इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी। इस धंधे में लिप्त लोग शिक्षक नहीं है, हमें बदनाम कर रहे हैं, वो इन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, कभी उनकी जमानत न हो, और इस तरीके से वो हमारे भविष्य के युवा जो हैं उनके जीवन से खिलवाड़ न कर सकें। रियली हमारा युवा वर्ग बहुत ही आजकल डिप्रेशन में गया हुआ है, उसे विश्वास ही नहीं होता पेपर जाते समय कि हमारा पेपर कैसा होगा, हमारा सिलेक्शन। हालांकि इस वर्तमान सरकार ने काफी कुछ नकल पे रोक लगाई है, इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी पेपर आउट होना एक समस्या है जिसको केवल और केवल सख्ती से निपटा जा सकता है, इसका और कोई तरीका है नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप जी, बराबर कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं है, ये थोड़ा सा कई जगह पर थोड़े से जो नकल माफिया हैं वो सक्रिय हो गए। लेकिन इस चीज को मैं जरा समझूंगा कि अगर पेपर लीक नहीं है, भले ये अभी किसी ने नहीं कहा पेपर लीक है, लेकिन जो पर्ची जो पाई गई, जो चिट पाई गई है, इसका मतलब है कि पहले से पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है, तभी तो वो सवाल था जिसकी वो नकल कर रहे थे छात्र छात्राएं। जी हाँ, ये बात एकदम आप सही कह रहे हैं कि ये पेपर लीक तो हो गया है। अब वो सरकार या जो भी एजेंसियां लगी हैं सुरक्षा की, वो भले ना कहें कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे थे कि जो अखिलेश यादव ने वीडियो अपने उस पर ट्विटर पर डाला है, वो वीडियो एकदम साफ दिख रहा है, उसमें बातचीत हो रही है। वो सारे डिवाइसेस जो मोहित ने अभी आपको दिखाए हैं, वो सारे डिवाइसेस उसमें दिखाई दे रहे हैं कि कैसे बच्चा जो है क्वेश्चन पूछ रहा है और सॉल्वर उसका सॉल्व बता रहा है। तो ये एक तरीके से ये पूरा गैंग है। और जो बात मोहित कह रहे थे वो बात सही है कि अगर आपने इनको इनके तरीके से पकड़ने की कोशिश नहीं की तो इनको पकड़ पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। आलोक जी, अगर आप समय रहते, जो बात मोहित कह रहे हैं कि साइबर एक्सपर्ट की टीम आपने नहीं बनाई, साइबर एक्सपर्ट्स की सहायता आपने नहीं ली, तो ये कहीं ना कहीं इसके जो विकल्प बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से डिवाइसेस का यूज हो रहा है, तकनीक का प्रयोग हो रहा है, ये तकनीक आने वाले दिनों में इन परीक्षाओं की जो एक तरीके से वैलिडिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और इन परीक्षाओं को कराना सरकार के लिए एक कड़ी परीक्षा हो जाएगी। इस परीक्षा को पास करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप समय रहते इन सारे चीजों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जो सर कह रहे थे आप प्रिंसिपल साहब कि भाई शुचिता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इस सरकार ने इस पर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है योगी जी की सरकार ने, लेकिन वो सारी मेहनत अगर आपने इन छोटे छोटे लोगों को छोड़ना आपने शुरू कर दिया, जिसका मैं नाम ले रहा हूं संदीप पटेल, जो इस गैंग का एकदम एक सिद्धहस्त माना जाता है,
बाकी आखिर वो कैसे इन प्रश्न पत्रों को पा जाता है, वो ऐसी कौन सी एजेंसीज है जिनके थ्रू उसका कांटेक्ट होता है, और वो कांटेक्ट को एकदम 10-10 लाख रुपए में आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि 10-10 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए, उसके बाद उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाया गया, उसके बाद उनको ले जाया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये एक तरीके से प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि प्रशासन इनसे कैसे निपटता है। और जब तक आप इससे निपटेंगे नहीं, इस तरह की परीक्षाओं से बच पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल और दुरूह हो जाएगा। जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं जेपी सर, सरकार की बात घूम फिर के आ रही है। सरकार आपको एक अच्छा सिस्टम दे सकती है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन उसको पालन कराना, इंप्लीमेंट कराना, ये तो प्रशासनिक को अनुभव है, या प्रशासन के द्वारा ये एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासनिक। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा संस्था बना दी। अब उस संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। संस्था अगले को ठेका दे रही, क्या सरकार को नहीं पता है बात? सरकार को पता है, सरकार से मंजूरी ली जाती है। तो सरकार के बैठे हुए मंत्री या जो भी उच्चाधिकारी हैं, वो कैसे यूपीटीएससी को कैसे कह देते हैं कि फलां एजेंसी को आप अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। अब वो एजेंसी छोटे से मोहल्ले में कहीं प्रेस में पेपर छपवाती है, तो आउट होना बड़ा आसान है। अभी टेक्निकल आप कितना स्मार्ट हो जाइए, आप साइबर कैफे, कितने साइबर पुलिस बना दी है आपने, कितना क्या कर दिया, फिर भी पैसे तो लोगों के अकाउंट से निकल ही रहे हैं। तो इसमें अगर अब आप साइबर कैफे को स्मार्ट करेंगे तो पत्तियों को सींचने जैसा हो गया। जड़ सींचने की जगह पर पत्तियों पानी आप डालेंगे, जड़ पे जाना पड़ेगा। उत्तरदायी संस्था को बनाना पड़ेगा। मेरा बार बार कहना है कि संस्था का जो परीक्षा संस्था है उसको उत्तरदायी बनाया जाए। ये सोसाइटी वगैरह जो परीक्षाएं कराती हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जेपी सर, आपने कहा रूट पे जाया जाए, जड़ पे जाया जाए। आज मैं चाह रहा हूं कि आज आप सुझाव दें, क्योंकि आज हम एक बहुत सार्थक बहस करें। कोई अच्छे सुझाव जो आप देना चाहते हैं, ये बात सरकार तक पहुंचे। जड़ तो पहला यही है। देखिए, हमें बहुत ग्रास लेवल पे जाकर काम करना पड़ेगा, जो अभी इतनी जल्दी उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं। जैसे अगर हम छोटे लेवल से आपको उदाहरण दें, किसी भी विदेश में आज तक नहीं सुना गया कोई पर्चा आउट होता है। उन्होंने अपने छोटे से बच्चों को नैतिकता का ऐसा पाठ पढ़ा दिया है, इस लाइन पे जाता ही नहीं वो। अब हम कहें आज शुरू करो, तो आज शुरू करेंगे, रिजल्ट उसका 20 साल बाद आएगा। तो तत्काल रिजल्ट वाली बात जो है वो केवल यही है कि हमें नैतिकता की बात बच्चों में ले जानी पड़ेगी। और हमारा जब छोटा बच्चा नैतिक होगा तो उसका अभिभावक भी नैतिक हो जाएगा, समाज भी नैतिक हो जाएगा, और ये प्रथा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जी मोहित बजाज जी, अब इस सिस्टम की, जो इस तकनीक की आखिर काट कैसे निकाली जाएगी? फिर अब बड़ा सवाल तो ये, तकनीक तो आपने बहुत सारी बता दी, सुझाव भी आपने बहुत सारे दे दिए। देखिए, कहा जाता है लोहे को लोहा ही काटता है, और कहा जाता है कि जैसे चोर होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस ही होती है। इसी प्रकार से जैसे अभी हमारे माननीय जी भी बता रहे थे कि लोगों के खातों से पैसा भी निकल जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी मैंने एक मॉडल तैयार किया है, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इसी 15 अगस्त में इन समस्याओं से निजात पूर्णतः भारतीयों को दिलाने में हम सक्षम रहेंगे, और उसमें पूरा का पूरा 90% रोल हमारा अकेले का है। फिलहाल वो उस विषय पर मैं नहीं आना चाहता, मैं इसकी काट की बता रहा हूं। देखिए, इसके समाधान सिर्फ इतना है कि तकनीकी रूप से चीज़ों को डिप्लॉय किया जाए, और हर पेपर के अंदर साइबर एक्सपर्ट से भी पूछा जाए, और वो नियमावली सर्टेन सेंटर्स पर दी जाए, और साथ में पुलिस को इन प्रकार के तकनीकी उपकरणों का समय समय पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, मतलब मिलती चली जाए। क्योंकि वो लोग जो पूर्व में चीजें हैं, ये PPP मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर ही ये चीज सक्सेस हो पाएगी। अन्यथा मैं आपको बता दूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सम्मानित चैनल पर मैं बता देना चाहता हूं, भारत समाचार के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के ऐसे साइबर क्राइम इस समय इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, भारत में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो साइबर सेल के पास नहीं पहुंचते हैं और हमारे पास में आते हैं। उनका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है, कई चीजें ऐसी होती हैं, कई महिलाएं, कई बहन बेटियां, कई लोग, कई ऐसी बड़ी बड़ी बिग बिग पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनको साइबर फ्रॉडस्टर उनको लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को पुलिस तक बताना ही नहीं चाहते। उनके लिए क्या समाधान हो? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और जो शिकंजे में ये चीज ली गई है, मैं तो अमिताभ यश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि STF के माध्यम से इनका खुलासा हुआ। और एक बात बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए, ये साइबर क्राइम सेल को अभी भी समय है, अच्छा कर लीजिए, अन्यथा ऐसी ऐसी चीजें हैं कि लोग इसके माध्यम से, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई मर जा रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये मरा क्यों था। चलिए, अब आपकी बात सुनने के लिए शमसी जी आ चुके हैं। शमसी जी बीजेपी नेता हैं,
शमसी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपके चेहरे की हंसी बता रही कि लगता है कुछ ऐसा लगता है कि फुल प्रूफ प्लान लेकर के आ जाएं ताकि अगली जो परीक्षा हो वो लेखपाल की या जो भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपी टेट की हो, चाहे वो बीएड की हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, ठीक है। चलिए, लेकिन सवाल मेरा यही है कि व्यवस्थाएं सारी हैं और लेकिन व्यवस्थाएं सारी ध्वस्त नजर आ रही हैं। क्या कुछ प्लान है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सवाल बहुत उठ रहे हैं। हाँ, देखिए, सरकार कभी नहीं चाहती कि इस तरीके से जो छात्रों का शोषण होता है, इस तरीके से शोषण हो, पूरी तैयारी की जाती है। लेकिन बुनियाद इतनी मजबूत इन लोगों ने अपनी पहले से कर रखी है कि बहुत कुछ चाहते हुए भी सरकार के हाथ पांव यहाँ पर फेल हो जाते, सिस्टम फेल हो जाता है। इस तरीके के जो हैकर्स होते हैं, इस तरीके के जो सॉल्वर होते हैं, इस तरीके की गैंग जो होती है वो हमसे कहीं ना कहीं आगे होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि अपराध करने वाला अपराधी जो होता है वो ज्यादा ध्यान अपना लगाता है, ज्यादा तरीके खोजता है किस तरीके से हम इसको ध्वस्त करें, किस तरीके से सरकार को हम चूना लगाएं, किस तरीके के सरकार की साख को खराब करें। लेकिन इस तो आपकी बेबसी है, लाचारी है क्या? अपराधी बेबसी लाचारी आलोक जी, बात को पूरी होने दीजिए। देखिए, मैं वही बता रहा हूं, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए, बहुत पुराना ये दिमाग लगा हुआ था, बहुत पुरानी ये गैंग लगी हुई थी। लेकिन अब जब से आपने देखा, इसके पहले भी जो बलिया में और आपके क्या कहते हैं देवरिया में, जहां पर जो है गाजीपुर में लोगों को पकड़ा गया, जिसमें बीएसए भी पकड़े गए, कई लोग सस्पेंड में, और आज भी कई लोग, कम से कम 9 से 11 लोग जेल में बंद है। तो हमने उनकी कमर तोड़ी जरूर है। शमसी जी, मुझे पता था इस सवाल का जवाब आप कुछ इसी तरीके से देंगे कि देखिए, पहले तो सरकार में लोग पकड़े नहीं जाते थे, अब देखिए पकड़े जा रहे हैं। मैंने आज राजनीतिक बहस नहीं रखी है, मैंने इसीलिए आज एक, देखिए आपके बगल में बैठे होंगे मोहित बजाज जी, साइबर एक्सपर्ट हैं, जेपी मिश्रा जी हैं, उन्होंने कितने सारे सुझाव दिए, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं। आज मैं इस बहस को राजनीतिक रूप नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि कुछ तथ्य निकल करके आए, कुछ साक्ष्य निकल करके आए, ताकि वो छात्र, जो परीक्षार्थी जो साल भर तैयारी करते हैं, उनका भविष्य जो है वो किस तरीके से घर में ना जाए। यहाँ पर अपनी पार्टी की या किसी की तारीफ नहीं की, मैंने भी यही कहा है कि हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं से चूक हो जाती है। और वही मैं चूक बता रहा हूं, क्योंकि ये अपराधी जो इस तरीके के होते हैं हमसे कहीं ना कहीं आगे होते हैं। अपराध हो जाने के बाद सरकार को थोड़ा सा होश आता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक बहस नहीं, तो मैं भी यहाँ पर पर्सनली विचार रख रहा हूँ, पार्टी की गाइडलाइन से हट के थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, और सबके बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि परीक्षाओं से जुड़ा होता है। जब तक परीक्षा नहीं देंगे, जब तक बच्चों का भविष्य सिक्योर नहीं होता, और आगे जाने के लिए सबसे पहली कड़ी जो होती है वो कहीं ना कहीं परीक्षा होती है। प्राइमरी से लेकर आप देखें कि कंपटीशन तक, नौकरी की सारी जो कुछ व्यवस्था होती है, सब पर कहीं ना कहीं कंपटीशन जरूर रहता है। तो इस कंपटीशन को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी बनाया जाए, यही हमारा भी लक्ष्य है, यही। चलिए, आपका जो लक्ष्य है, सबका यही लक्ष्य है, लेकिन उसको बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास क्या कुछ प्लान है, और उससे भी बड़ी बात है कि सरकार के पास क्या कुछ फुल प्रूफ प्लान है, और उससे भी बड़ी बात है कि लूप होल्स को ढूंढने के लिए किस तरीके का प्लान है। इन तमाम सारे हम सवालों का जवाब आपसे लेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए, कुरुक्षेत्र जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।